हाँ जी, आ जाओ सारे। तो आज हम तुम्हें कहानी सुनाने जा रहे हैं लंदन के एक अनाथ आश्रम में रहने वाली एक छोटी बट क्यूरियस बच्ची की, जिसका नाम सोफिया है। सोफिया को एक इंसोम्निया नाम की बीमारी है। दरअसल इस बीमारी में होता ऐसा है कि इंसानों को इसमें नींद नहीं आती है, तो वो रात रात भर जाग कर अनाथ आश्रम में इधर उधर घूमती रहती थी। वो मानती है कि रात को एक झोली वाले बाबा आते हैं और वो इंसानों को उठाकर ले जाते हैं। सोफिया कहती है कि उसकी मेडन मानती है कि वो रात को 1 बजे आते हैं, बट कुछ बच्चे ये भी मानते हैं कि रात को वो 12 बजे से 2 बजे के बीच में आते हैं। लेकिन सोफिया कहती है मेरा मानना ये है कि रात के वो 3 बजे आते हैं। और रात के 3 बजे जब सारे बच्चे सो रहे होते हैं तभी बाहर से आवाज़ आती है और वहाँ पर जो कैट होती है वो बाहर चली जाती है। सोफिया भी तुरंत अपने बेड से उठकर बालकनी में आ जाती है और वो वहाँ पर आकर देखती है कि कुछ कैट्स डस्टबिन गिराकर वहाँ से भाग जाती हैं। तभी घर के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ आता है और वो डस्टबिन को उठाकर ठीक कर देता है। और फिर उसी दीवार के पीछे से एक बहुत बड़ा राक्षस सामने आता है। सोफिया उसे देख लेती है और वो दैत्य भी सोफिया को देख लेता है। सोफिया बहुत घबरा जाती है और वो आकर अपने बिस्तर में छुप जाती है। तभी वो दैत्य खिड़की के पास आता है और अपना बड़ा हाथ वो खिड़की के अंदर डालकर सोफिया को अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन ये दैत्य खुद को इंसानों की नज़र से बचा रहा होता है। कभी खुद को ये गाड़ी पर रखे सामान जैसा ढाल लेता है, कभी ये स्ट्रीट लाइट बन जाता है। ये दरअसल खुद को इंसानों की नज़र से बचा रहा होता है। और उसके बाद ये दैत्य सोफिया को अपने साथ लेकर भागता हुआ कई नदियाँ, झरने, वादियाँ और बादलों को पार करते हुए हमारी इंसानी दुनिया से कोसों दूर ये राक्षस अपनी दुनिया यानी जाइंट कंट्री में पहुंचता है। यहाँ पहुंचने के बाद वो सोफिया को अपने घर ले जाता है। सोफिया वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करती है लेकिन भाग नहीं पाती। फिर ये दैत्य सोफिया से कहता है तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। हाँ, अगर तुम्हारे पंख होते तब तुम उड़कर जा सकती थी। इसके बाद दैत्य सोफिया को अपने फ्राइंग पैन में रख देता है और कहता है मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। और अब सोफिया समझ जाती है कि ये दैत्य उसे पकाकर खा जाएगा। तभी सोफिया को बाहर से और राक्षसों के हंसने की आवाज़ आती है। सोफिया उस दैत्य से पूछती है क्या यहाँ पर और भी राक्षस हैं? वो कहता है कि हाँ, यहाँ पर मेरे अलावा बहुत सारे राक्षस हैं और वो मुझसे बहुत बड़े और ख़तरनाक है। कोई इंसानों को कच्चा खा जाता है, कोई उनका खून पी जाता है, कोई उनकी खाल निकाल लेता है। सोफिया ये सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो पूछती है क्या आप मुझे भी खा जाएंगे? इस पर राक्षस कहता है नहीं, मैं इंसानों को खा जाऊँ ऐसा हो ही नहीं सकता। दरअसल ये दैत्य वेजिटेरियन होता है और ये अपना पेट ककड़ भुज्जा नाम की सब्जी होती है वो खाकर भरता है, जो कि स्वाद में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। वो मांस नहीं खाना चाहता है, इसीलिए वो ककड़ भुज्जा नाम की सब्जी खाकर अपना गुजारा करता है। सोफिया उससे पूछती है फिर आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए? इस पर दैत्य कहता है कि दरअसल तुमने मुझे देख लिया था और तुम चिल्लाकर शोर मचाकर सबको बता देती। इसके बाद इंसान मुझे पकड़ लेते और साथ ही साथ यहाँ पर जितने भी दैत्य हैं वो यहाँ पहुँचकर उन सबको मार डालते। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया और तुम्हें अब सारी ज़िंदगी यहीं पर रहना होगा। सोफिया कहती नहीं, मैं यहाँ से भाग जाऊँगी। वो दैत्य कहता है कि यहाँ से बाहर जाने की गलती भी मत करना, वरना बाहर जो दैत्य बैठे हैं वो तुम्हें बिना पकाए कच्चा ही खा जाएंगे। और उसके बाद वो दैत्य सोफिया को वहाँ पर एक बहुत बड़ी सी नाव के ऊपर रख देता है। तभी सोफिया देखती है कि वो दैत्य अपने बैग से कुछ बॉटल निकालता है जिसके अंदर कुछ चमक रहा होता। सोफिया समझ नहीं पाती कि ये है क्या। दैत्य कहता है कि ये सब सपने हैं। सोफिया कहती है मैं तो सोती ही नहीं हूँ, मुझे सपने आते नहीं, तो मुझे पता नहीं है सपने क्या होते हैं। उसके बाद दैत्य सोफिया की किताब उठाता है जो कि सोफिया को लाते वक्त उसके साथ यहाँ आ गई थी। ये किताब एक कहानी की होती है और अब वो उसे पढ़ना शुरू कर देता है और सोफिया को नींद आ जाती है। तभी वो दैत्य अपनी कुर्सी से उठकर दूसरी जगह पर जाता है और वहाँ पर वो एक बॉटल के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकालता है। तभी सोफिया की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि दैत्य नीचे नाव में सो रहा होता है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सोफिया वहाँ से भाग जाती है और वो भाग ही गई होती है कि उसके सामने एक बहुत विशालकाय राक्षस आ जाता है और वो दैत्य उसे पकड़ लेता है। सोफिया जोर जोर से चिल्लाती है लेकिन उस हरामी दैत्य को उस पर कोई असर नहीं पड़ता और वो सोफिया को खा जाता है। तभी सोफिया की आंखें खुल जाती है। दरअसल ये एक सपना था और सोफिया देखती है कि वो दैत्य सामने ही बैठा होता है। सोफिया उसके पास आती है और हंसकर कहती है कि ये सब तुमने किया है ना?
क्योंकि मुझे तो सपने आते नहीं और ये सपना बहुत ही डरावना था। दैत्य कहता है हाँ, लेकिन ऐसा करना जरूरी था ताकि तुम यहाँ से बाहर कभी मत जाओ। वो दैत्य उसे बताता है कि बाहर जो दैत्य हैं मैं उनके सामने चींटी के बराबर हूँ, वो बहुत ही बड़े हैं और वो इंसानों को कच्चा ही खा जाते हैं। ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा विशालकाय राक्षस आ जाता है और वो उस दैत्य को जो सोफिया को यहाँ पकड़ कर लाया था उससे कहता है कि तू यहाँ पर किससे बात कर रहा है, रंट। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि रंट को हिंदी में चिरकुट कहते हैं। दरअसल यहाँ पर इसे सब चिरकुट इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ये दैत्य जो है बाकी राक्षसों से साइज में बहुत छोटा होता है। वो दैत्य कहता है मैं किसी से बात नहीं कर रहा। दरअसल उसने सोफिया को छुपा दिया होता है। यहाँ पर जो बड़ा राक्षस होता है वो कहता है मेरी हाथ में चोट लगी है, इसे ठीक कर दो, इस पर पट्टी कर दो। और जब वो छोटा राक्षस उसकी पट्टी कर ही रहा होता है तो बड़े राक्षस को इंसानों की खुशबू आ जाती है और वो चारों तरफ घूरना शुरू कर देता है। और सोफिया वहाँ पे रखी एक सब्जी जिसे ककड़ भुज्जा कहा जाता है उसके अंदर घुस जाती है और वो दैत्य जब उस सब्जी को सूंघता है तो उसको इसमें आज एक अलग ही खुशबू आ रही होती है। दरअसल ये बाकी राक्षस जो हैं वो सब्जियां नहीं खाते हैं, उन्हें पसंद नहीं करते सब्जियों को ये, लेकिन इसके अंदर सोफिया है, एक इंसान है, इसलिए इसको एक अलग सी खुशबू आ रही है। और तभी ये जो सब्जी को खाने वाला होता है तो जो दैत्य सोफिया को यहाँ लेकर आया था वो देख लेता है कि सोफिया जो है सब्जी के अंदर है। वो उसका हाथ पकड़कर लटक जाता है। वो उससे कहता है कि शायद तू भूल गया, तुझे सब्जियों से चिढ़ है। और उसके बाद वो बड़ा दैत्य उस सब्जी को जमीन पर फेंक देता है। तो कहता है हाँ, मुझे सब्जियों से चिढ़ है। और उसके बाद वो बाहर चला जाता है। अब वो दैत्य जो सोफिया को यहाँ पकड़ कर लेकर आया था वो कहीं जा रहा होता है। सोफिया उससे पूछी है आप कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है मैं काम पर जा रहा हूँ। अब सोफिया उससे पूछना चाहती है कि वो कौन सा काम करता है, लेकिन वो राक्षस उसे नहीं बताना चाहता। लेकिन सोफिया के बार बार कहने पर, जिद करने पर वो उससे कहता है मैं सपनों को पकड़ने जा रहा हूँ। वो कहती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी, लेकिन वो सोफिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। बाहर जो दैत्य सो रहे हैं, अगर उन्होंने सोफिया को देख लिया तो सोफिया को कच्चा खा जाएंगे, इसीलिए वो उसको सोफिया को बाहर नहीं ले जाना चाहता। लेकिन सोफिया के बहुत जिद करने के बाद वो उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि बाहर सारे दैत्य सो रहे होते हैं तो ये उन्हें चुपके से पार करना चाहते हैं ताकि किसी को पता ना चले, कोई जग ना जाए। लेकिन इनके जाते वक्त उनकी आँख खुल जाती है और वो उन्हें उठाकर पकड़ लेते हैं। कहते हैं चिरकुट तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहता है मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। तो बाकी दैत्य कहते हैं हम नहीं चाहते तुम यहाँ से बाहर जाओ, क्योंकि अगर इंसानों को हमारे बारे में पता चल जाएगा तो हमारी जान खतरे में आ जाएगी। तभी वो सारे दैत्य उसे छोटे राक्षस को परेशान करना शुरू कर देते हैं। सोफिया मौका देखकर एक गाड़ी में छुप जाती है। तभी जो चिरकुट दैत्य होता है जिसे ये सारे बड़े राक्षस मिलकर परेशान कर रहे होते हैं, वो उनको बादलों की तरफ इशारा करके दिखाता है। कहता है ऊपर देखो, बादलों को देखो, बारिश होने वाली है। दरअसल इन सारे दैत्यों को पानी से डर लगता है, ये भीगना नहीं चाहते। दरअसल ये एक तरह की एलर्जी होती है। तभी बारिश होना शुरू हो जाती है तो ये बाकी सारे दैत्य जो हैं वो अपनी जगह पर अपने अंदर घुस जाते हैं और मौका देखकर वो चिरकुट दैत्य और सोफिया यहाँ से निकल जाते हैं। वो पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते बादलों से भी ऊपर पहुँच जाते हैं। सोफिया कहती है कि यहाँ से तारे कितने खूबसूरत लगते हैं। तभी वो दैत्य कहता है कि मैं इनका संगीत भी सुन सकता हूँ। ये जो टिमटिमाते हैं इनमें इससे एक संगीत उत्पन्न होता है, वो मैं सुन सकता हूँ। मैं इस दुनिया की सारी आवाज़ें सुन सकता हूँ, चींटियों की बातें सुन सकता हूँ, मैं पेड़ों की कहानियाँ सुन सकता हूँ। मेरे कान इस दुनिया की सारी चीज़ों को सुन सकते हैं। सोफिया कहती है मुझे यकीन नहीं होता, आप फेंक रहे हैं। इस पर बूढ़ा राक्षस कहता है लेकिन हाँ ये सच है। इसके बाद वहाँ पर एक झील होती है और उस झील के अंदर एक बहुत बड़ा खूबसूरत पेड़ होता है और वो बूढ़ा दैत्य उस झील के अंदर कूद जाता है और उस झील में कूदने के बाद वो जायंट दूसरी तरफ पहुँच जाता है, मानो जैसे किसी ये पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं। इसके बाद सोफिया भी कूदती है और वो भी उस तरफ पहुंच जाती है। ये सपनों का देश है और यहाँ पर जो पेड़ होता है उस पेड़ से ओस की बूंदों की तरह सपने गिरते हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए ही ये दैत्य यहाँ पर आया हुआ है। अब सोफी और ये दैत्य दोनों मिलकर बहुत सारे सपने पकड़ते हैं, लेकिन इन पेड़ों से सिर्फ अच्छे ही नहीं बुरे भी सपने टपकते हैं, यानी गिरते हैं। और इसके बाद ये दोनों सपने पकड़कर वापस जाने लगते हैं।
अब तक ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं और ये दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। वो दैत्य उस नन्ही सोफिया को बताता है कि यहाँ पर सब मुझे चिरकुट कहते हैं, बट जिंदगी की मोड़ पर मुझे कोई ऐसा मिला था जो मुझे कहता था बिग फ्रेंडली जाइंट, यानी कि बड़े फरिश्ते जी। इस पर सोफिया कहती है कि मैं भी आपको आज से BGF बुलाऊंगी, यानी कि बिग फ्रेंडली जाइंट। अब ये दोनों सारे सपनों को पकड़कर लंदन की गलियों में जाते हैं, जहाँ पर सारे बच्चे अपने अपने घरों में सो रहे होते हैं और BFG उनकी नींद में ही उन्हें बहुत अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे सपने देते हैं, ताकि उनकी ज़िंदगी में उन्हें खुशियाँ मिले। दरअसल BFG एक बहुत अच्छा जाइंट है। वो सपनों की नगरी से सपने पकड़कर लोगों की ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी खुशियाँ डालता है। सोफिया उससे पूछती है कि इन सपनों के आपके माँ बाप ने बताया था। इस पर राक्षस उससे कहता है कि नहीं, राक्षसों के माँ बाप नहीं होते। उसके बाद सोफिया उससे पूछती है आप कितने वर्ष के हैं। वो कहता है ये पृथ्वी जितनी पुरानी है मैं भी उतना ही पुराना हूँ। दरअसल जब से ये धरती बनी होती है ये दैत्य तब से इस धरती पर रहते हैं, लेकिन ये इंसानों से छुप कर रहते हैं और जब इनका काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है ये वापस दोबारा दैत्य देश जाने वाले होते हैं। तभी सोफिया कहती है कि मेरा कंबल कहाँ है। दरअसल उसका कंबल वहीं दैत्य देश में छूट गया था और इस बात से BFG परेशान हो जाते हैं और वो सोफिया से कहता है कि अब तुम्हें वापस नहीं जाना चाहिए। उन राक्षसों को पता चल गया होगा अब तक कि यहाँ पर कोई इंसान है। BFG बताता है कि तुम्हारी तरह ही मुझे कई सालों पहले एक नन्हा सा दोस्त मिला था। उसके भी दिल की आवाज़ उतनी ही खामोश थी जितनी तुम्हारी है और फिर उसने मुझे देख लिया, इसलिए मुझे उसको भी जाइंट कंट्री ले जाना पड़ा। उसी ने मुझे पढ़ना लिखना सिखाया और ये जो तुमने जैकेट पहन रखी है ये भी उसे मेरे दोस्त की ही है और इससे पहले मैं उसे वापस उसकी दुनिया में लेकर आता तब तक बहुत देर हो चुकी थी और अब मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ वैसा हो। और वो सोफिया को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हालांकि सोफिया उसे ऐसा करने से मना करती है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। सोफिया अपने अनाथ आश्रम में आती है और वो बालकनी में जाकर उदास खड़ी हो जाती है। वो जानती है कि BFG आसपास ही है और तभी वो बालकनी से नीचे कूद जाती है, लेकिन इससे पहले वो ज़मीन पर गिरती BFG आकर उसे ज़मीन पर गिरने से बचा लेते हैं, यानी उसे पकड़ लेते हैं और उसे सोफिया की जिद एक बार फिर से माननी पड़ती है और वो उसे फिर एक बार जाइंट देश लेकर आ जाता है। यहाँ पर सब उसको दैत्य का इंतजार कर रहे होते हैं। सबको पता है कि BFG के पास या चिरकुट के पास कोई ना कोई एक इंसान है और ये दैत्य किसी भी हालत में उस इंसान को खाना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास वो ब्लैंकेट होता है जिसके अंदर सोफिया की खुशबू है और ये उस खुशबू को पहचानते हैं कि ये इंसानी खुशबू है। ये सारे दैत्य मिलकर BFG के सारे पूरे घर को तहस नहस कर देते हैं। उन्होंने जो सपने बचाकर अपने बॉटल में भर कर रखे थे पूरे घर में, उन सबको तोड़ फोड़ कर ख़त्म कर देते हैं। और अब जिस कंबल के अंदर सोफिया की खुशबू होती है BFG उसे जला देते हैं और इन सभी जाइंटों को, दैत्यों को अपने घर से बाहर भगा देते हैं। और जहाँ पे सोफिया छुपी होती है वहाँ पर एक उसे तस्वीर दिखती है और ये तस्वीर होती है इंग्लैंड की क्वीन की। और इस तस्वीर को देखने के बाद सोफिया के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो BFG से कहती हैं कि आप एक बहुत ही भयानक सपना बनाइए और इस सपने में तुम महारानी को ये दिखाना कि 9 के 9 दैत्य इंग्लैंड में पहुंच चुके हैं जो बच्चों को मारकर खा रहे हैं, और साथ ही साथ इस सपने में अपने आप को और मुझे भी डालना, ताकि जब हम महारानी के सामने हमारी बात पर यकीन हो। तो फिर BFG ऐसा ही करता है, वो एक सपना बनाता है और इन सपनों में दैत्य देश में रहने वाली सारे दैत्यों की तस्वीरें डाल देता है और साथ में अपने आप को, सोफिया सबको डालता है। और ऐसा सपना बना लेने के बाद वो सोफिया के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर महारानी जी रहती हैं और महारानी सो ही रही होती हैं कि ये उन सपने को उसके ऊपर डाल देते हैं और महारानी को ये सब कुछ दिखता है जो ये उन्हें दिखाना चाहते थे। और सुबह जब महारानी की नींद खुलती है तो बहुत ही डरी हुई होती है, क्योंकि ये बहुत ही भयानक सपना होता है जिसमें दैत्य बच्चों को खा जा रहे होते हैं। तभी महारानी इस सपने के बारे में अपने मेड को बताती है। मेड कहती है मैम, बट लेकिन वो एक सपना था। और जब मेड अखबार देखती है तो वो कहती है कि ये बहुत अजीब बात है कि कल रात बहुत सारे बच्चे अपने घरों से गायब हो गए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपने सपने देखे। तभी रानी कहती है कि पर्दे हटाओ, और जब वो पर्दे हटाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पर्दे के पीछे सोफिया खड़ी होती है। दरअसल ये चीज़ भी उन्होंने
रानी को सपने में दिखाई थी कि सोफिया वहाँ पर्दे के पीछे खड़ी है। साथ ही साथ बीएफजी को भी डाला था। और उसके बाद सोफिया रानी को बीएफजी के बारे में बताती है और उनसे वादा लेती है कि आप बीएफजी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। बीएफजी रानी के सामने आता है और उन्हें झुककर आदाब से सलाम करता है। रानी भी अपने वादे को पूरा करती हैं और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। इस कहानी में हमें दिखाया गया है कि राक्षसों के अंदर एक बहुत बड़ी कमी होती है, वो किसी भी शब्द को एकदम अच्छे से नहीं कर सकते। जैसे ये बीजेब जो थे वो महारानी को मरजानी जी कहते थे, और बाकी के भी बाकी शब्दों को वो थोड़ा मोड़ा उल्टा सीधा ही बोलते हैं। यहाँ पर महारानी उन्हें बहुत अच्छे से ग्रीट करती हैं और उन्हें अंदर बुलाती हैं खाना खाने के लिए। और इसके बाद ये दोनों महारानी को सारी बातें अपनी सच सच बता देते हैं। क्या बात है, कैसे है कि कैसे दैत्य देश में 9 ऐसे दैत्य हैं जो इंसानों को खा जाते हैं। तत्पश्चात महारानी इनकी मदद करने को तैयार हो जाती हैं। वो अपनी आर्मी को इनके साथ भेजती हैं। दरअसल दैत्य देश में कोई भी नहीं पहुंच सकता, लेकिन बीएफजी इनके साथ है तो वो इन लोगों को रास्ता बताते चलता है। और महारानी की सेना बीएफजी के पीछे चलते चलते दैत्य देश में हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे अंत में पहुंच जाती है। और वो सब एक जगह रुक जाते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट ऐसे हमला नहीं करना चाहते, ये एक प्लानिंग के साथ उन पर अटैक करना चाहते हैं। और बीएफजी प्लान करता है कि वो एक ऐसा सपना बनाएगा जिस सपने को देखने के बाद उन सब राक्षसों को पछतावा हो जो आज तक उन्होंने किया है। और बीएफजी ऐसा सपना बना लेता है अंत में। लेकिन जब वो इन सो रहे दैत्यों के ऊपर अपने सपने फूंकने जाता है ताकि ये सपना उन्हें आए, तभी उसे याद आता है कि वो सपना फूंकने वाले यंत्र को महारानी के ही घर पर भूल आया है और उसके बिना सपना नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि इन दैत्यों के पास जाना खतरनाक है। लेकिन तभी सोफिया उस सपने वाले जाल को उठाती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पे सारे दैत्य सो रहे होते हैं। लेकिन उससे पहले वो इस जाल को तोड़ती कि यहाँ पर सो रहे राक्षसों में से जो सबसे बड़ा राक्षस होता है, जो इन राक्षसों का सरदार होता है, उसकी नींद खुल जाती है। और जैसे ही वो सोफिया पर अटैक करने वाला होता है, सोफिया उस बड़े से जाल को तोड़ देती है और बाकी सो रहे दैत्यों के अंदर वो सपना, वो रोशनी उनके मन में घुस जाती है। और जब सारे दैत्य उठते हैं तो उनके मन में पश्चाताप होता है। लेकिन एक दैत्य जो सबसे पहले उठ गया था, जो कि इनका सरदार भी है, वो पूरे होशो हवास में होता है। और इससे पहले कि वो सोफिया को मारता, वहां पर बीएफजी आ जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन बीएफजी इनके सामने कुछ भी नहीं है। वो बड़ा सा दैत्य बीएफजी को अपने हाथों में पकड़कर ऊपर उठा लेता है। और जैसे ही वो उसे मारने वाला होता है, वहां पर हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं और वो इन सभी दैत्यों को पकड़कर अपने साथ उड़ाकर लेकर चले जाते हैं और समुद्र के बीच में एक टापू पर इन सबको उठाकर फेंक देते हैं। चारों तरफ पानी है और ये दैत्य पानी से इतने डरते हैं कि ये पानी में चलकर इस समुद्र को कभी पार करने की सोचेंगे ही नहीं। और अब हमेशा के लिए ही ये सारे राक्षस टापू पर फंस चुके हैं। महारानी इनके लिए यहाँ पर कक्कड़ बुज्जे के बीज भी फेंक देती है ताकि वो इन बीजों से यहाँ पर ककड़ बुज्जे की खेती करे और जिंदगी भर ये ककड़ बुज्जे खाकर अपनी जीवन व्यतीत करें। आपको तो पता ही होगा कि इन राक्षसों को ककड़ बुज्जे से सख्त नफरत है। हालांकि बीएफजी इन्हें खाकर ही इसको मजा आता था। इनफैक्ट अब इन राक्षसों के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अब सारी जिंदगी इन्हें ककड़ बुज्जे खाकर ही बिताने होंगे। और अंत में हमें ये दिखाया जाता है कि सोफी जो है अब अनाथ आश्रम में नहीं रहती है, बल्कि वो महारानी के साथ महल में रहती है। और अब जब वो चाहे बीएफजी से बात कर सकती है, क्योंकि बीएफजी के कान इस दुनिया की सारी आवाज़ों को सुन सकते हैं। वहीं बीएफजी जायंट देश में अकेले रहते हैं और अब वो वहाँ पर सिर्फ ककड़ भुज्जे नहीं, बाकी ढेर सारी सब्जियाँ उगाते हैं और अपनी ज़िंदगी में वो खुश हैं। सोफिया अब हर सुबह उठकर खिड़की के पास आकर बीएफजी को गुड मॉर्निंग कहती है, जिसे बीएफजी साफ साफ सुन सकते हैं। और इसी एंडिंग के साथ इस कहानी का हैप्पी द एंडिंग हो जाता है। ये मूवी 2016 में आई थी। IMDb पे इसकी रेटिंग है 6.4। आई होप आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। तो जल्दी ही आपको मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड